गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू साजिद सर क्लासेज। आज की क्लास में हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चाहे तो आप स्कूल के स्टूडेंट हो या कॉलेज के स्टूडेंट हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले यानी कि पर्सन हो, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी यानी कि पेपर की आप यानी कि तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर ये जो टॉपिक मैं आज करवाने वाला हूँ उससे रिलेटेड यानी कि 5 से 7 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में यानी कि पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यानी कि इस टॉपिक की यानी कि बात करें, स्टूडेंट्स, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है उसकी चर्चा करें। तो ये जो टॉपिक मैं आज शुरू करवाने वाला हूँ वो स्कूल स्टूडेंट जो कि यानी 10th क्लास का जो स्टूडेंट्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो 10th क्लास के अंदर 4 नंबर का है। इससे यानी कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10th क्लास के साथ साथ ये जो टॉपिक है वो 12th क्लास के लिए भी यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये टॉपिक 5 नंबर का है। तो कहने का मतलब इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्लास को अच्छी तरह से यानी कि वॉच करें। इसके अलावा अगर बात करें कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, तो कॉलेज जो स्टूडेंट्स 12th क्लास यानी कि पास कर चुके हैं और कॉलेज करना चाह रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स से कर रहा है या कॉमर्स से कर रहा है या साइंस से कर रहा है, उन सब के लिए भी ये टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि कॉलेज के अंदर आपको क्या करना होगा, 3 साल के अंदर आपको इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है वो फाइट करना होगा, और इंग्लिश के कंपलसरी का पेपर जो आपको फाइट करना होगा उसके लिए भी यानी कि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज के अंदर भी क्या किया जाएगा, इससे रिलेटेड 5 नंबर के यानी कि क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो कहने का मतलब स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही है। इसके अलावा वो पर्सन जो कोई भी यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की यानी कि तैयारी कर रहा है, चाहे वो नेवी की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट्स, या एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, या रीट की तैयारी कर रहा है, या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई भी यानी कि ऐसा पेपर जिसके अंदर ये मान के चलिए जिसके अंदर इंग्लिश सिलेबस के अंदर है, उसके अंदर मैं जो टॉपिक करवाने वाला हूँ बच्चों वो यानी कि उससे रिलेटेड यानी कि क्वेश्चन है वो हर बार पूछे जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अगर यानी कि इस मेरी वीडियो को देखोगे तो निश्चित रूप से आपके जितने भी यानी कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आपके यानी सही होंगे, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर यानी कि आए, या आपके यानी कि स्कूल के अंदर आए, या कोलेज के यानी कि एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए। इसके लिए बच्चों आपको चाहिए क्या कि मेरी जो भी यानी कि वीडियो बने इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि टॉपिक है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है। कम से कम 8 से लेकर के 10 तक यानी कि वीडियो बनेगी और अपन बहुत ही यानी कि बारीकी से धीरे धीरे इस टॉपिक को अपन क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं बच्चों। तो सारी वीडियो को आप लास्ट तक यानी कि एंड तक यानी कि जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप क्या करना बच्चों, लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज बच्चों अपन जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम अब मैं बता देता हूं, उसका नाम है नरेशन। उसका नाम क्या है, नरेशन। तो नरेशन बच्चों आपने नाम सुना होगा, क्योंकि हर क्लास के अंदर ये टॉपिक है। क्लास 6 से लेकर के आज तक जो आप जिस क्लास में पहुंचे हो उस क्लास के अंदर आपका इससे फेस हुआ होगा, आपका सामना हुआ होगा। अगर आपके यानी कि कोई डाउट रह गया है इन क्लासों के अंदर, आप अभी तक अगर सीख नहीं पाए हो नरेशन, तो मेरी वीडियो को यानी कि लास्ट तक जरूर देखना। एक वीडियो से बच्चों आप यानी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है कि एक वीडियो के अंदर यानी सब कुछ यानी कि पॉसिबल यानी कि नहीं हो सकता। इसलिए पहले ही बता दिया है मैंने, इसको यानी कि कई वीडियो बनेगी, उस हर वीडियो को आप क्या करना है यानी कि वॉच करना। तो नरेशन है बच्चों, नरेशन को यानी कि और नामों से भी यानी कि जाना जाता है, और भी इसके कई नाम है जिसको नरेशन को अपन अलग नामों से जानते हैं। वो कौन सा है, इसको अपन यानी कि क्या कह देंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी यानी कि बोल देंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये जो टॉपिक है नरेशन, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी यानी कि कहा जाता है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसका एक नाम और है, वो है स्पीच। इसको केवल आप स्पीच भी बोल सकते हो। ये जो टॉपिक है इसका नाम क्या है, स्पीच।
और अगला जो इसका नाम है बच्चों वो है, इसको बोल देंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या बोलोगे? रिपोर्टेड यानी कि स्पीच। तो बच्चों ध्यान रखिए, नाम अलग अलग है लेकिन सेंटेंस है सबके अंदर यानी कि एक जैसे यानी कि बनने वाले हैं। तो ये इसके यानी कि अलग अलग यानी कि नेम है आपके। यानी जो क्वेश्चन अब बात करें यानी कि स्कूल के अंदर या कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए यानी कि क्वेश्चन किस तरह से यानी कि पूछे जाएंगे, तो इसमें बच्चों क्या होगा, आपके यानी कि डायरेक्ट दिया होगा, डायरेक्ट स्पीच दिया होगा और आपको करना क्या होगा, उसको चेंज किस में करना होगा, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर यानी कि आपको चेंज करना होगा। लेकिन बच्चों कोई कंपटीशन की यानी कि तैयारी कर रहा है, कोई यानी कि नौकरी के लिए यानी कि तैयारी कर रहा है, नेवी की तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, तो उसमें बच्चों क्या पूछा जा सकता है, उसमें डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है इसी तरह की, और उसमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, और इनडायरेक्ट दे करके डायरेक्ट भी उसका बनाना आ सकता है। लेकिन आप यानी कि घबराइए मत, मैं आपकी सारी समस्या का यानी समाधान करने वाला हूं मेरी वीडियो के अंदर। आप लास्ट तक यानी कि वीडियो को जरूर यानी कि देखिए। तो ये बच्चों अपन बात करें, अब ये तो इसके अलग अलग नेम हो गए। अब इस टॉपिक की यानी कि बात करें, नरेशन क्या होता है। नरेशन बच्चों ये जो शब्द है नरेशन, ये नरेट शब्द से बना है। किससे बना है? नरेट। नरेशन जो वर्ड है वो नरेट से बना है। और नरेट का मतलब बच्चों क्या होता है? नरेट का मतलब होता है वर्णन करना या बताना। जैसे आपने कई बार सुना होगा नरेट स्टोरी, यानी कि स्टोरी का वर्णन कीजिए, तो वैसे ही यानी कि स्टोरी को बताना या स्टोरी का यानी कि वर्णन करना। अब बात करें बच्चों नरेशन क्या होता है, इसके अंदर अपन यही बात बोलेंगे कि किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है बच्चों? नरेशन कहलाता है। नरेशन क्या कहलाता है, एक बार और रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि नरेशन क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को दूसरे व्यक्ति को बताना, वो क्या कहलाता है? यानी कि वो नरेशन कहलाता है। ये आपको यानी कि क्लियर हो चुका होगा बच्चों नरेशन क्या होता है। अब अगर अपन बात करें इसका यानी कि दो वर्ड है इसके अंदर बच्चों नरेशन, आप यानी कि समझ चुके होंगे कि इसमें यानी कि क्या होता है। अब डायरेक्ट जो बच्चों होगा उसके अंदर दो सेंटेंस दिया होगा। डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या दिया होगा? दो सेंटेंस यानी कि दिया होगा। तो सबसे पहले अपन बच्चों यानी कि बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, अपन एक सेंटेंस के माध्यम से डायरेक्ट स्पीच को यानी कि समझ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट दिया होगा और अपन को करना क्या होगा बच्चों? इनडायरेक्ट में उसे चेंज करना होगा। और ये मैंने आपको बता दिया है कि डायरेक्ट के अंदर कितने सेंटेंस, कम से कम यानी कि दो सेंटेंस दिया होगा। एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसको क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस कहा जाता है, जबकि दूसरा सेंटेंस ऐसा होगा जो इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा, उसको क्या कहा जाता है? उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो एक सेंटेंस में आपको बच्चों आपके सामने यानी कि लिखता हूं, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो सबसे पहले यानी कि एक सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस है राम said to me I am singing। राम said to श्याम कर लेते हैं बच्चों एक बार। राम said to श्याम I am singing a song। ये बच्चों एक सेंटेंस है, और ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये किसका लिखा है? डायरेक्ट स्पीच का लिखा है। आपके एग्जाम में ऐसा ही सेंटेंस यानी कि आने वाला है। इस सेंटेंस को अपन यानी कि समझेंगे बच्चों, लेकिन पहले अपन इससे पहले क्या करते हैं, इस सेंटेंस को समझने से पहले डायरेक्ट स्पीच क्या होता है उस डायरेक्ट स्पीच की क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या है बच्चों? डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि वक्ता के द्वारा कहा गए कथन को या वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को एज इट इज लिख देना या एज इट इज कह देना क्या कहलाता है? यानी कि डायरेक्ट कहलाता है। तो हिंदी के अंदर अगर बच्चों यानी कि अपन डायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन लिखे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो इसकी अपन किस तरह से यानी कि डेफिनेशन लिखेंगे, वो ये है कि वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिख देना, ज्यों का
त्यों यानी एज इट इज, जैसा है वैसा का वैसा यानी कि लिख देना या कह देना क्या कहलाता है बच्चों? डायरेक्ट यानी कि स्पीच कहलाता है। आगे बात सुन में। अब जैसे यानी कि अपन बात करें, ये अपना सेंटेंस है राम सेड टू श्याम आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। इसके अंदर बच्चों यानी कि देखिए मैंने क्या लिखा है कि वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को, इसमें वक्ता कौन है? वक्ता का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पीकर। वक्ता का मतलब क्या होता है? स्पीकर। स्पीकर के द्वारा बोला गया कथन। तो यहां पे देखिए बच्चों बोलने वाला कौन है? राम सेड टू श्याम। तो यहां पे राम है, उसने श्याम से कहा। राम ने किससे कहा? श्याम से कहा। क्या कहा? उसका स्टेटमेंट क्या है कि आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं क्या कर रहा हूं? एक गीत गा रहा हूं। तो यहां पर वक्ता कौन है? स्पीकर कौन है? यहां पर स्पीकर कौन है? राम है। तो स्पीकर तो कौन हो गया? राम हो गया। और यहां लिसनर कौन है बच्चों? लिसनर यहां पे कौन है? श्याम। सुनने वाला कौन है? श्याम। तो यही है कि वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिख देना। जैसे राम ने श्याम से कोई बात बोली, क्या बात बोली? कि आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। जैसा बोला वैसा का वैसा इन्वर्टेड कोमा में लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। वही क्या कहलाता है बच्चों? डायरेक्ट कहलाता है। मतलब बिना यानी कि फेर बदल के कहना। डायरेक्ट को अपन बोल सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से यानी कि बात कहना, जैसी सीधी बात कहना, सीधी बात, नो बकवास, ये कह सकते हैं अपन। तो यही क्या है बच्चों? यानी कि डायरेक्ट है। तो आपने डायरेक्ट की क्या कर ली है? डेफिनेशन हिंदी के अंदर यानी कि लिख ली है। अगर आप यानी कि इंग्लिश में भी यानी कि लिखना चाहते हो तो आप यानी लिख लीजिए डायरेक्ट स्पीच क्या है? इज ए रिपोर्ट ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स। क्या है? डायरेक्ट स्पीच इज ए रिपोर्ट ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स कि डायरेक्ट स्पीच क्या है? एक रिपोर्ट है ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स जो कि यूज्ड बाय द स्पीकर्स, यूज्ड बाय द स्पीकर, जो कि किसके द्वारा यानी कि यूज किया जाता है? स्पीकर के द्वारा यूज किया जाता है। और ये जो द वर्ड्स है, ये जो शब्द है, जो वर्ड्स है वो क्या है? स्पोकन अपीयर। वर्ड्स जो बोले गए हैं वो अपीयर प्रकट होते हैं या दिखते हैं। किसके अंदर यानी कि दिखते हैं? विद इन इन्वर्टेड कोमाज, इन्वर्टेड कोमाज। तो कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट स्पीच क्या है? इज ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट है। कैसी यानी कि रिपोर्ट है? यानी कि रिपोर्ट है ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स, एग्जैक्ट शब्द यूज्ड बाय द स्पीकर्स, यानी जो कि स्पीकर के द्वारा यूज किए गए। मतलब स्पीकर ने जो शब्द बोला उसी शब्दों को कह देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट कहा जाता है। और द वर्ड स्पोकन, और ये जो शब्द जो बोले गए हैं बच्चों वो अपीयर किसके अंदर यानी प्रकट होते हैं? किस में दिखते हैं? विद इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर। तो ये देख लीजिए बच्चों सबका यानी कि इसका क्या है? एक एग्जाम्पल है कि राम सेड टू श्याम। यहां राम क्या है बच्चों? यहां राम है कौन? यानी कि स्पीकर है। राम कौन है? स्पीकर। श्याम क्या है बच्चों? श्याम है इसमें लिसनर, सुनने वाला है। राम ने जो बोला, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर अपीयर होता है, ये क्या है? ये उसका स्टेटमेंट है, ये एक उसका क्या है बच्चों? कथन है। तो इस तरह के वाक्य बच्चों यानी कि आपके एग्जाम में आएगा और आपको इसको करना क्या होगा? इनडायरेक्ट के अंदर यानी कि चेंज करके यानी कि लिखना होगा। लेकिन कोई नेवी की तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बार बार बता रहा हूं मैं, डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है उनके लिए। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए यानी डेफिनेशन नहीं आती है, उनके जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है और इनडायरेक्ट से लेकर के इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना आ सकता है। तो ये टॉपिक बच्चों, ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगला जो अपना जो टर्म है, अगला जो अपना शब्द है, उस शब्द को यानी कि बच्चों अपन लेते हैं। और वह शब्द कौन सा है बच्चों? उस शब्द को यानी कि अपन देखते हैं, वह है इनडायरेक्ट स्पीच।
अगला शब्द कौन सा है बच्चों? अगला है इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट में जो अपन ने पढ़ा बच्चों, उसका इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर यानी कि क्या हो जाएगा? एकदम विपरीत हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट में अपन ने यानी कि लिखा था सीधी बात, नो बकवास, जैसा बोला वैसा ही यानी कि लिखना है। लेकिन इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट वो होता है जिसमें वक्ता की बात को यानी कि घुमा फिरा करके अपने शब्दों में लिखना, बदल करके लिखना। उसमें था कि वक्ता द्वारा कहे गए कथन को एज इट इज लिख देना, लेकिन इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे कि वक्ता के द्वारा यानी कि कहे गए कथन को, वक्ता ने कोई बात बोली है उसको यानी कि चेंज करके लिखना, अपने अनुसार यानी लिख देना, क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट कहलाता है। तो इसकी बच्चों यानी पहले हिंदी के अंदर आप डेफिनेशन लिख लीजिए कि हिंदी में यानी कि डेफिनेशन क्या होगी इनडायरेक्ट स्पीच की। तो आप इसमें लिख सकते हो कि वक्ता द्वारा कहे गए कथन को अपने अनुसार लिखना, अपने अनुसार लिखना या कहना, क्या कहलाता है बच्चों? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब अगर इसकी यानी कि बात करें इनडायरेक्ट स्पीच की यानी कि डेफिनेशन की इंग्लिश के अंदर अगर आपको यानी कि लिखनी हो, क्योंकि बता रहा हूं डेफिनेशन इंग्लिश में आपके यानी कि आ सकती है, तो इंग्लिश में डेफिनेशन क्या लिखोगे कि व्हेन वी रिपोर्ट व्हाट समवन सेड, व्हेन वी रिपोर्ट, जब हम रिपोर्ट देते हैं कि व्हाट समवन सेड, कि क्या किसी ने यानी कि कहा, इन आवर वेज, इन आवर यानी कि वर्ड्स इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो बच्चों, अपन ने क्या बात लिखी कि इसके अंदर अपन ने यही लिखा, इट इज कॉल्ड, यहां क्या लिख देंगे? इट इज कॉल्ड, यानी कि इसे क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। कि व्हेन वी रिपोर्ट, जब हम यानी कि क्या करते हैं? रिपोर्ट देते हैं कि व्हाट समवन सेड, किसी ने क्या कहा, इन आवर ओन वर्ड्स, अपने ही शब्द में रिपोर्ट देते हैं, वो इट इज कॉल्ड, वो क्या कहा जाता है? वो इनडायरेक्ट यानी कि स्पीच यानी कि कहा जाता है। इसके अंदर अपन बच्चों क्या करेंगे? वी डोंट यूज इन्वर्टेड कोमाज, इसके अंदर आप यानी कि क्या करोगे? इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, तो हम क्या नहीं करेंगे? वी डोंट यूज इन्वर्टेड कोमाज, हम इन्वर्टेड कोमा का यानी कि यूज नहीं करेंगे। और क्या नहीं करेंगे? और साथ में अपन ये बोल सकते हैं कि एंड डोंट यानी कि राइट नहीं लिखेंगे एग्जैक्ट वर्ड्स, और हम क्या नहीं लिखेंगे? एंड डोंट राइट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। वही चीज चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है तो उनके लिए भी आपके लिए वीडियो है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स है तो उनके लिए भी यही है। मतलब यही सीधी सी बात कि बात जैसी है वैसी की वैसी लिखना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और अपने वर्ड्स में कहना, किसी ने कोई बात बोल दी है, जैसे सेंटेंस है राम सेड टू श्याम आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, ये डायरेक्ट कही गई बात है। राम ने श्याम से जो बात बोली सेम टू सेम वैसी की वैसी लिख दी, ये क्या है? डायरेक्ट है। लेकिन बच्चों अगर हम इसका क्या बनाए? इनडायरेक्ट बनाए, हमें हालांकि मीनिंग वही रहेगा, अर्थ इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसका वही रहेगा, लेकिन कुछ शब्द है वो चेंज हो जाएगा। जैसे अपन ये लिख दें कि राम टोल्ड श्याम दैट he was singing a song। अब देखो अपन ने कुछ चेंजिंग किया, हालांकि अर्थ दोनों का एक ही है कि राम ने श्याम से कहा कि वह क्या कर रहा था? वो सिंगिंग ए सॉन्ग, एक सॉन्ग गा रहा था। ऊपर वाले का भी अर्थ एक ही है।
अब आप एक बार मेरे से ये मत पूछिए कि सर ये टोल्ड कैसे आया, ये दैट कैसे आया, ये ही कैसे आया। ये सारी चीजें बच्चों मैं आगे की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि ये आपका एक बेसिक, मैंने ये जो वीडियो बन रही है वो बेसिक नॉलेज के लिए यानी कि बन रही है कि आपको इनडायरेक्ट बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या आपको यानी कि समझना यानी कि जरूरी है। तो ये जो सारी चीज है, यही बात है, ये डायरेक्ट कही गई है। अब राम है वो श्याम को यानी कि कहा, यानी कि क्या कहा, अब जो भी यानी कि कहा कि क्या, उसको यानी कि उसी बात को यानी कि घुमा फिरा के यानी कि कह देना कि राम ने यानी कि श्याम से कहा। अब उस बात को घुमा फिरा के कहना, चेंज करके कहना, जैसे सेड टू को टोल्ड में बदल दिया उसने, अपने अनुसार डेट लगा दिया, इसको बदल करके उसने ये लिख दिया। यही चेंजिंग करना क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि कहलाता है। तो आपको डायरेक्ट की डेफिनेशन आज लर्न हो चुकी होगी और साथ में इनडायरेक्ट की भी आपकी डेफिनेशन है वो आपको तैयार हो चुकी होगी। अब देखो बच्चों, इसके आगे आपको करना क्या है। अब बच्चों डेफिनेशन के बाद अपन को करना क्या है, कुछ टर्म्स और है जो कि अपन को ध्यान रखना है, कुछ टर्म्स और है जो अपन को ध्यान रखना है। पहले अपन इस सेंटेंस को यानी समझ ले, ये जो डायरेक्ट है इसमें कौन सी चीज क्या है और कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले बच्चों ये जो बात है, ये जो राम है ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और टू के बाद वाला ये जो श्याम है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट किस से बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट से यानी कि बात कर रहा है। और ये जो बच्चों बीच में सेड टू है ये क्या है, इसको अपन क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे रिपोर्टिंग वर्ब। इसको सेड टू को क्या नाम बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको आप आरवी भी बोल सकते हो। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। और जो यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस बंद है बच्चों, इस पूरे सेंटेंस को क्या बोला जाता है, जो कि स्पीकर के द्वारा, स्पीकर राम के द्वारा बोला गया है, इस पूरे सेंटेंस को क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ पूरा सेंटेंस, और ये इसकी अलग अलग पहचान कर दी। अब इसमें देखो दो पार्ट बन गए, इस पार्ट को अपन रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट बोल देंगे, और इस पार्ट को अगर बच्चों यानी कि बोलना चाहे तो इसको आप रिपोर्टिंग वर्ब वाला यानी कि पार्ट बोल सकते हो, आरवी वाला यानी कि पार्ट है वो बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर यानी कि बहुत सारी चेंजिंग होगी, आपको टेंस चेंजिंग यानी कि सिखाई जाएगी। टेंस चेंजिंग इसमें यानी कि जरूरी है, समय दूरी से संबंधित परिवर्तन है, और प्रोनाउन संबंधित यानी कि परिवर्तन है। तो इसके लिए यानी कि बच्चों प्रोनाउन चेंजिंग इसके लिए यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि महत्वपूर्ण यानी कि रहने वाली है। तो वो देखिए बच्चों, इसमें जो दो तीन चीजें हैं वो मैं आपको यानी कि क्लियर करने वाला हूँ। जब आपकी ये बेसिक जानकारी मैं आपको नोट करवा दूंगा, आपको अच्छी तरह से यानी समझा दूंगा, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल यानी कि एक्सरसाइज यानी कि करना शुरू करेंगे। कोई सेंटेंस लेंगे और उसको अपन यानी कि पढ़ेंगे कि इसके सेंटेंस किस तरह से यानी कि बनाए जाते हैं। तो देखो बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच ये आपने यानी कि समझ लिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो कि पहले पार्ट वाला वाक्य होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब है बच्चों वो आपके किस रूप में होगी, से, सेज, सेड से, विल से या सेड। पहले पार्ट में इनमें से कोई एक दिया होगा, ये जो दिया हो इनको क्या बोलेंगे बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, वो सेंटेंस जो किसके अंदर यानी कि बंद होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होगा, वो उस पूरे सेंटेंस को क्या बोल देंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोल देंगे। ये आपको यानी कि ध्यान रखना है बच्चों। अब अपन यानी कि बात कर रहे हैं इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं, प्रोनाउन संबंधित चेंजिंग की। प्रोनाउन, तो प्रोनाउन टेबल आपको यानी लर्न करनी होगी। ये टेबल बच्चों आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रोनाउन चेंजिंग नहीं आती है तो मतलब समझ लीजिए आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में
नहीं आएंगे। ये जो प्रोनाउन टेबल है ये आपके पैसिव वॉइस में भी यानी कि काम आने वाली है, और भी कई जगह प्रोनाउन टेबल काम आने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउन टेबल यानी कि बताने वाला हूं, उसके बाद आपको टेंस संबंधित यानी कि प्रोनाउन चेंजिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोनाउन है वो किस तरह से यानी कि चेंज होगा। प्रोनाउन तो सबसे पहले बच्चों यानी कि देख लीजिए, टेबल लिख लीजिए, प्रोनाउन टेबल आप अपनी नोटबुक के अंदर इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टॉपिक। ये मत समझिए कि हम 12th क्लास पास कर ली है और हम तो आर्ट ले रहे हैं, इंग्लिश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, या हम साइंस ले रहे हैं, कॉमर्स ले रहे हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, आपको कॉलेज के अंदर कंपलसरी का पेपर फाइट करना होगा और उसमें ये टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। या नेवी एयरफोर्स है उसके लिए तो यानी बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यानी स्टूडेंट्स डिमांड भी कर रहे थे सर कि नेवी एयरफोर्स की यानी कि क्लासें, इंग्लिश की क्लासें है वो स्टार्ट की जाए। तो आज उन्हीं के कहने पे यानी कि मैं ये क्लासें है वो शुरू कर रहा हूँ। तो प्रोनाउन टेबल बच्चों, इसमें एक टेबल बना रहा हूँ आपके सामने, और देखिए किस तरह से अपन इस टेबल को पढ़ेंगे। पहला जो कॉलम है उसमें पर्सन लिख देते हैं, इसमें क्या लिख देते हैं, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद अगला जो कॉलम है उसमें लिख देते हैं पजेसिव, पजेसिव केस। उसके बाद जो लास्ट कॉलम है उसको बना देते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। पर्सन जिसको बच्चों अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं। पुरुष संस्कृत में आपने जरूर पढ़े हैं, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर ये जो आपके इंग्लिश के अंदर भी पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बात करें सब्जेक्टिव केस। केस का मतलब बच्चों क्या होता है, कारक, और सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, कर्ता। तो कर्ता कारक, कर्ता कारक। पजेसिव, पजेसिव को बोला जाता है संबंध, और केस को बोला जाता है कारक, संबंध कारक। और ऑब्जेक्टिव को क्या बोला जाता है, कर्म, और केस को कारक। तो ये रहा बच्चों। अब जो सबसे पहले अपन बात करें फर्स्ट पर्सन की, पर्सन 3 होते हैं, तो सबसे पहले बात करें फर्स्ट पर्सन की। तो फर्स्ट पर्सन में बच्चों 2 लाइन आपको ध्यान रखना है। पहली जो लाइन है वो कौन सी है, आई। आई का पजेसिव क्या बनेगा, माई, और ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, मी, आई, माई, मी। और दूसरा क्या है बच्चों, वी, आवर, अस। तो ये देखो बच्चों, आई, माई, मी। आई जिसका पजेसिव संबंध कारक क्या होगा, माई होगा, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मी होगा। उसी तरह से वी, आवर, अस, फर्स्ट पर्सन कंप्लीट। अब देखिए बच्चों सेकंड पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में बच्चों आपको एक ही लाइन ध्यान रखनी है, और वो लाइन कौन सी है, यू वाली लाइन है। यू, योर, यू। यू का सब्जेक्टिव केस यू होगा, और ऑब्जेक्टिव भी बच्चों क्या होता है, यू होता है। अब लास्ट बात करें अपन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में बच्चों 3-4 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि थर्ड में आता है। एक तो अपन कोई का भी नाम है, राम, श्याम, सीता, गीता, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। आ गया बच्चों समझ, कोई का नाम है। और एक अब बात करें उसकी आएगी ही किसके लिए आता है, पुरुष के लिए आता है, ये भी थर्ड पर्सन है। और इसका पजेसिव क्या होता है, हिज, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम, ही, हिज, हिम। अगला है सी, हर, हर, सी, हर, हर। सी लड़की के लिए आता है, और हर, हर, ठीक है। अब अगला है इट, कोई जानवर या वस्तु के लिए, इट, इट्स, इट। और अगला है दे, दे जो कि प्लूरल के लिए आता है, बहुवचन के लिए आता है। तो दे, देयर, दे। तो बच्चों ये देखो अपन ने प्रोनाउन टेबल आपके यानी कि सामने यानी कि मैं लिख दी है, आप अच्छी तरह से समझ लेना इसको। आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकेंड पर्सन में यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में कोई का नाम आ जाए, या ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, दे।
ना क्लियर? तो ये आपने लिख लिया होगा। अब बच्चों अपन बात करें प्रोनाउन चेंजिंग की, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यानी कि आपको करना क्या होगा, प्रोनाउन चेंजिंग करना होगा। अगर प्रोनाउन चेंजिंग आपसे नहीं हो पाता है तो आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो प्रोनाउन चेंजिंग बच्चों एकदम आसान है आपको, यानी कि मैं सिखाने वाला हूं। अगर आपको नहीं आती है तो वह किस तरह से यानी कि आपको चेंजिंग करना है वो यानी कि वीडियो को देखते रहे। वीडियो अगर आपको यानी कि अच्छा लगे तो थम्स अप जरूर दिखा देना, यानी कि लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो देखो बच्चों आगे के यानी कि देखिए प्रोनाउन चेंजिंग। तो पहले बच्चों यानी कि इसको मिटाने से पहले ये चेंज कर ले, ये जो सारे हैं वो क्या है, सब्जेक्टिव केस है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। आई, वी, यू, ही, सी, ये आपको सेंटेंस के शुरुआत में मिलेंगे। ये जो है मी, एस, यू, ये सेंटेंस के लास्ट में मिलेंगे, वर्ब के बाद मिलेंगे, वर्ब के बाद ही मिलने वाले हैं। मतलब ये अकेले आएंगे। सब्जेक्टिव केस हमेशा अकेला आता है, किसी से डरता नहीं है, और ऑब्जेक्टिव केस भी हमेशा अकेला रहता है। लेकिन ये जो पजेसिव केस है ये कभी भी अकेला नहीं आता है। अपन बोल सकते हैं पजेसिव केस क्या होता है, यानी कि डरपोक होता है, और ये अपने साथ किसको रखता है, एनी टाइम किसको रखता है, अपने साथ एनी टाइम कोई न कोई नाउन को रखता है, संज्ञा को रखता है। मतलब अपन देखते हैं कहीं पर भी आपको ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जहां पर माई अकेला हो, और अकेला हो, योर अकेला हो, इसके साथ कोई न कोई क्या मिलेगा आपको, नाउन मिलेगा। जैसे माई स्कूल, माई स्कूल, माई फादर, योर टीचर, ये सारे क्या है, योर टीचर, योर आपको कहीं अकेला नहीं मिलेगा, योर टीचर मिल जाएगा, योर स्कूल मिल जाएगा, योर मदर मिल जाएगी। तो इस तरह से ये जो सारे हैं ये अकेले नहीं आएंगे, इसके साथ कोई ना कोई नाउन दी होगी, और इनके साथ ये हमेशा अकेले आते हैं। तो आपने ये प्रोनाउन टेबल यानी कि देख ली होगी। अब इन प्रोनाउन टेबल का अपन यूज कैसे करेंगे, किस तरह से चेंजिंग करेंगे वो आगे देखिए। तो देखो बच्चों ये आपने अच्छी तरह लिख लिया होगा। किसी तरह की समस्या हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में यानी कि समस्या लिखे। अब देखिए प्रोनाउन चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग। तो टेबल अपन ने लिख ली। पर्सन कितने होते हैं, 3 पर्सन बताए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, प्रोनाउन चेंजिंग क्या करनी है, कौन सी प्रोनाउन चेंजिंग करनी है। रिपोर्टेड स्पीच या जो स्पीकर ने जो स्टेटमेंट कहा था उसमें अगर कोई प्रोनाउन आ जाए उसको आपको चेंज करना है, उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है। जैसे अपन ने यानी कि सेंटेंस लिखा था बच्चों, पहले अपन वो सेंटेंस दोबारा लिख देता हूं कि राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। ये सेंटेंस है बच्चों, और आगे कैसे बनेगा वो अपन आगे की वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन अब हम फिलहाल करने वाले हैं प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग में ध्यान रखना है बच्चों, ये जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है, और ये जो पार्ट है जो इन्वर्टेड कोमा में है ये रिपोर्टेड स्पीच वाला है। तो अब चेंजिंग आपको फर्स्ट रूल आपको क्या ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर कोई प्रोनाउन आ जाए, फर्स्ट पर्सन आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, फर्स्ट पर्सन हो, तो उसको अपन किस में बदलेंगे। जैसे ये है, इसमें फर्स्ट पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, माई, मी, वी और अस। इन 6 वर्ड में से इस सेंटेंस में कोई भी आ जाए, जैसे इसमें आई आया है, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है वो किस में बदलेगा रिपोर्टेड स्पीच का, वो रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य के सब्जेक्ट में बदलेगा। किसमें बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य के सब्जेक्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, राम सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम है। तो मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन किस में बदला जाएगा, सब्जेक्ट में बदला जाएगा, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस का। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसको बदला राम में। क्या बदलेंगे, राम में। अब राम के लिए बच्चों प्रोनाउन क्या आता है, ही आता है या सी, ही आता है। यहां आई के यानी कि सब्जेक्टिव केस आई है, तो यहां राम को अब अपन बदलेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, ही आ जाएगा। अगर यहां राम की जगह सीता होती तो यहां क्या आ जाता बच्चों, यहां पे आई को
किस में बदलते, सब्जेक्ट में बदलते तो सीता के लिए सी आ जाता। यहां अगर गर्ल्स दिया होता तो यहां दे कर देते। समझ में आई बच्चों बात? तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। अगली जो दूसरा है वो क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर बाई चांस यहां आई एम की जगह क्या दिया हो, यू आर दिया हो, क्या दिया हो, यू आर, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में बदलेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, श्याम है, तो यहां यू को आप किस में बदलोगे, श्याम में। अगर यहां कोई लड़की का नाम होता तो आप यहां सी कर देते। आगे बात समझ में? तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब बात करें बच्चों यानी कि तीसरा रूल कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर क्या आ जाए, थर्ड पर्सन आ जाए, ही सी इट दे वाले यानी कि शब्द आ जाए, तो रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय अपन क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे। कोई का नाम आ जाए तो भी बदलेंगे नहीं। यहां पे अगर राहुल आ गया तो राहुल का राहुल कर देंगे, कोई चेंजिंग नहीं। ही आ गया तो ही का ही कर देंगे। तो बच्चों इस टेंस चेंजिंग को अपन क्या कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, सन बट्टे 123। सन, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट में। आई दिया है तो राम सब्जेक्ट में बदलेगा, सेकंड पर्सन है वो बदलेगा ऑब्जेक्ट में। अगर थर्ड पर्सन दिया है तो नो चेंज होगा बच्चों, किसी में भी यानी कि आपको चेंजिंग करने की यानी कि जरूरत नहीं है। जैसे इस सेंटेंस को अपन बच्चों यानी कि करें तो इतना, जैसे राम सेड को टोल्ड श्याम, ये टोल्ड क्यों आया, कहां टू कहां गया, ये बच्चों अगली वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अभी अपन क्या करने वाले हैं, अभी अपन प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग करने वाले हैं। राम टोल्ड श्याम, और ये दैट कैसे आया ये भी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जैसे अपना सेंटेंस था आई एम, तो यहां पर देखिए बच्चों अपन आई है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन किस में बदलता है, सब्जेक्ट में। आई को बदला राम में, तो राम के लिए क्या आता है, ही। अगर यहां माई होता तो यहां राम के अनुसार हिज कर देते। अगर यहां मी होता, थर्ड यानी कि ऑब्जेक्टिव के रूप में होता तो इधर भी क्या बन जाता, ऑब्जेक्टिव बन जाता। तो यहां क्या आएगा, ही। टेंस चेंजिंग करनी होगी आपको, मैं बताऊंगा कल की वीडियो में। ही के साथ वो जाता है सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से बच्चों आपको करना होगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर किसी तरह की समस्या हो तो यानी कि जरूर पूछना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।